Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu. How are you all doing today? Welcome to my कक्षा जहाँ पर हम आज चैप्टर करने वाले हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 9th स्टैंडर्ड का। काफी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम थी जब मैंने पूछा कौन सा चैप्टर आपका वन शॉट करना चाहिए। दिस इज द चैप्टर दैट मोस्ट ऑफ यू डिमांडेड एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग टुडे। सो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यो दे दो या कमेंट सेक्शन में बता दो इफ दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। तो दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना गाइज, अगर अभी तक इस अमेजिंग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया जहां पर हम इतना सारा सामान लाते हैं आपके लिए। स्टडी टिप्स हो गए, हैक्स हो गए, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन हो गई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल ऑफ दिस इज ब्रॉट टू यू ऑन दिस चैनल। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। एंड इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर लेना, है ना। अगर दोस्त पास हो गए तो इतनी बुरी चीज नहीं होगी, तो शेयर भी कर लेना। हाय गाइज, हाय उज्जवल, हाय रितिका, हाय गुणराज, हाय अनुष्का। राइट, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ बट आई एम होपिंग कि शुरू हो गया है बिकॉज यू गाइज आर सेइंग हाय मैम। राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द थॉट ऑफ द डे। और ये थॉट ना मुझे भी समझ नहीं आया, तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लैम्बोर्गिनी ने बोला था वी डोंट डू कमर्शियल्स बिकॉज आवर टारगेट ऑडियंस इज नॉट सिटिंग अराउंड वाचिंग टीवी, है ना। तो आपको इफ यू आर समवन हु ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ लैम्बोर्गिनी इन योर हाउस, then you need to be someone who actually doesn't sit and watch reels on reels या watch TV the entire day, क्योंकि आपके पास कभी वो गाड़ी ही नहीं होगी अगर आप टीवी देख रहे होगे ना, काम कर रहे होगे आप लोग, राइट। तो काफी अच्छा थॉट है, काफी अच्छी बेइज्जती भी है मुझ जैसे लोगों की जो थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं लाइफ में, इसीलिए शायद मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। ऑलराइट, हाय गाइज, वेलकम वेलकम। तो गाइज जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको इस सेशन के एंड में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग। First, by the end of the session, you will understand the entire chapter. एक भी ऐसी लाइन नहीं है एनसीईआरटी की जो आज मैं नहीं समझाऊंगी। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। सेकेंड, जो भी पिक्चर्स है चैप्टर के हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। थर्ड, हर सब टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है हम उसको भी डिटेल में करेंगे, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर, है ना। एंड ऑफ कोर्स जिन बच्चों को वीक क्विज पसंद है तो आपके लिए मैंने वीक क्विज भी ऐड किया है आज के सेशन में, जो मैं बताऊंगी एंड में हाउ यू कैन गिव, राइट। सो दैट इज आवर एम फॉर टुडे। जल्दी से थम्स अप दे दो इस वीडियो को अगर लग रहा है कि बस मजा आ जाएगा आज के सेशन में। थम्स अप दे दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस चैप्टर अब बिना डिले करे ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 घंटे हैं हमारे पास, आराम आराम से जाएंगे, धीमे धीमे से मजे करते हुए पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो चैप्टर जो है शुरू होता है एक बच्चा, एक स्टोरी से, और स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम है हेलमुथ, है ना। अजीब सा नाम है हेलमुथ। उन्होंने देखा, हेलमुथ एक बच्चा था, उसने अपने पापा को अपने आप को सुइसाइड करते हुए देखा। हिज फादर किल्ड हिमसेल्फ, और उसने ऐसा सुना अपने मम्मी पापा को बात करते हुए कि ऑल ऑफ अस शुड डाई, हम सबको मर जाना चाहिए। तो अगले 9 महीने तक उसने कुछ खाया नहीं जो उसकी मम्मी ने उसे सर्व किया, क्योंकि उसे लगता था कि यार मम्मी मुझे मारना चाहती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये हेलमुथ ही बड़े होके हिटलर बनेगा, तो यार ऐसा नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि ये क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ऐसा नहीं है। हेलमुथ जो है, हेलमुथ के पापा जो है वो नाजी थे, ही वॉज अ नाजी। तो ये नाजी कौन है ना। क्यों हेलमुथ के पापा ने अपने आप को मार दिया, क्यों उसकी जिंदगी में ये सब हुआ, ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो अगर हम थीम ऑफ द चैप्टर देखें तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1919 या 1918, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 से 1940। तो जितना आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के इवेंट्स है, हम उसको समझेंगे, है ना। हम उसको समझेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जर्मनीज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जर्मनी में क्या क्या हुआ इन दोनों वॉर के बीच में,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जर्मनी को हरा दिया गया था, तो हिटलर का पूरी कहानी में नामो निशान नहीं था। पर जब तक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आते हैं तो जर्मनी के भगवान बन जाते हैं हिटलर। तो ये कैसे चेंजेस आता है एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन बिटवीन दोज इयर्स, हम पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द थ्योरी पार्ट, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, राइट, एंड उन्होंने डोमेस्टिकली अपने कंट्री में किस टाइप की पॉलिसीज निकाली थी, जो रेशियल पॉलिसीज हो गई, डोमेस्टिक पॉलिसीज हो गई, कैसे हिटलर जो है वो लीडर बने। मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। दोनों पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखो कि एंड तक रहो वीडियो के, तो आपको दोनों पार्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो मैम, SST एग्जाम इज टुमारो, वेरी गुड, तो समझ आ जाएगा। नाउ द एलाइज। अच्छा, अब कहानी वापस से थोड़ा फ्यूचर में शुरू होती है, जैसे आपके एनसीईआरटी में थोड़ा आगे का दिखाते हैं और फिर आपको कहानी शुरू कराते हैं। तो थोड़ा बता रखा है कि हिटलर ये जो आदमी थे, इन्होंने काफी सारे ज्यूज को किल किया था। ज्यू एक एथनिसिटी, एक रिलीजन है, तो काफी सारे जो लोग ज्यूइश रिलीजन को बिलोंग करते थे उनको मारा था, उनको क्रिपल किया था, उनको इंजर किया था। तो जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सॉरी, जर्मनी ने सरेंडर किया टू द एलाइज। तो जब हिटलर को पता चला कि वो मरने वाले हैं, वो हार गए हैं, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर प्रोपोगांडा क्या होता है ये भी हम समझाएंगे, प्रोपोगांडा मिनिस्टर गोबेल्स के साथ और अपनी सारे परिवार के साथ सुइसाइड कमिट कर लिया इन द बंकर इन बर्लिन इन अप्रैल, राइट। अब नाजिज्म है क्या? हिटलर ने ऐसा क्या किया कि बाय द एंड ऑफ इट जब वो हारे तो ही टुक हिज ओन लाइफ। तो नाजिज्म, ये जो ISM जो टर्म होता है, दैट डिनोट्स एन आइडियोलॉजी, ठीक है। इज्म मतलब कोई पर्टिकुलर तरीके की आइडियोलॉजी, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो कंजर्वेटिज्म हो, कोई भी इज्म जो होता है वो क्या होता है? आइडियोलॉजी होती है। किसी तरीके की जो सोच होती है आपकी, है ना, उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो जो नाजिज्म है वो ऐसा एक सिस्टम था, एक पर्टिकुलर आइडिया था, एक पर्टिकुलर थॉट था जो हिटलर ने शुरू किया, है ना। तो वो क्या है वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है आपके हिटलर और ये है उनके प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी कि हुआ क्या था, ठीक है। तो बर्थ ऑफ द वेइमार रिपब्लिक। तो वेइमार रिपब्लिक है कौन, आराम से पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है बिटवीन 1914 टू 1918। तो उसमें दो पावर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। आपको पता है ये कहानी आपकी है, सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स। क्यों लड़ रहे होते हैं, क्या रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, है ना। तो उसमें कुछ बाल्कन जो स्टेट्स है, कंट्रीज है, वो आपस में भिड़ने लगते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं बड़े कंट्रीज, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया। तो जब बच्चे एक दूसरे से लड़ने लग गए, जो महान बड़े कंट्रीज है, ये भी आपस में भिड़ने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। तो सेंट्रल पावर्स में है आपके जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर, और एलाइड पावर्स में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इनिशियली आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कैसे जर्मनी एक्चुअली वॉर जीत रही थी, है ना। इट वाज इन अ पोजीशन वेयर जर्मनी कुड हैव वन द वॉर। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री के वजह से पूरी जो एक कहानी है वो पलट जाती है, and we see that the allied powers win the war and Germany is defeated. जर्मनी तब क्या होता है, एक एम्पायर होता है, एक राजा होता है जर्मनी का, है ना। इट इज अ मोनार्की, है ना। अब जब इंपीरियल जर्मनी को डिफीट कर दिया जाता है तो वहां के एम्परर को हटा दिया, खुद ही हट जाते हैं, वो एक तरीके से बोल दिया जाता है अब जाओ। तो एम्परर जो है जर्मनी का वो एब्डिकेट कर देते हैं, वो अपने पोजीशन से चले जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है वहां के पार्लियामेंट्री पार्टीज। तो गाइस अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन की स्टोरी याद है तो काफी सिमिलर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी याद है तो काफी सिमिलर है ना। तो यहाँ पर जब एम्पायर हटा तो पार्लियामेंट्री पार्टीज ने सोचा कि क्यों ना हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ले।
राइट। तो जहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टीज है वो वेमर में मिले और उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की, ठीक है। इस नेशनल असेंबली का नाम था वेमर रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि अब से जर्मनी जो है मोनार्की नहीं होगा, वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर होगा, मतलब सेंट्रल पावर होगी, स्टेट प्रोविंसेस के पास पावर होगी और पावर डिवाइड होगी, डेमोक्रेसी होगी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। नाउ डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रेस्टैग, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, मतलब सबको राइट टू वोट, जस्ट अ सेकंड, सबको राइट टू वोट दे दिया गया था इंक्लूडिंग वुमेन। तो व्हाट लाइक आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एम्परर को हटा दिया गया जब जर्मनी को हराया गया। जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी वो वेमर में मिली एंड दे फॉर्म द नेशनल असेंबली। उन्होंने बोला फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जर्मनी विल बी अ डेमोक्रेसी विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। जर्मन पार्लियामेंट बिठाई गई विच वाज कॉल्ड द रेस्टैग, है ना, जहां पर सबके पास इंक्लूडिंग वुमेन इक्वल राइट ऑफ वोटिंग था, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि वेमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक बॉडी थी, लोग तो बहुत खुश हुए होंगे जर्मनी के। तो ऐसा नहीं था। जो जर्मनी के कॉमन पीपल थे, आम आदमी, वो वेमर रिपब्लिक से काफी खुश नहीं थी। अब क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में that why did the common people not accept the वेमर रिपब्लिक, है ना। तो आप कहोगे कि एक ये था कि काफी जब जर्मनी को हराया गया तो एलाइड पावर्स इम्पोज्ड अ वेरी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑन जर्मनी। एक बहुत ही कड़क ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया गया जर्मनी के साथ, है ना। तो काफी जर्मन्स को लगता था कि वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है नॉट ओनली फॉर द डिफीट इन वॉर बट ऑल्सो डिसग्रेस इन वर्सेल्स। जो ट्रीटी साइन हुई थी वो वर्सेल में साइन हुई थी, तो उसे वर्सेल ट्रीटी भी बोला जाता है। तो ऑल्दो जर्मनी जब वॉर पे थी तो राजा था उस टाइम, है ना, लेकिन फिर भी लोगों को जो है ना किसी को ब्लेम करना था। तो लोगों को लगा ये जो वेमर रिपब्लिक है इसी ने साइन किया है ये ट्रीटी, इन्हीं की वजह से हम लोग हारे हैं, है ना। तो दे वर नॉट हैप्पी विद द वेमर रिपब्लिक, राइट। सेकेंड जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसने जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया, उसकी बेइज्जती कर दी। सबसे पहले एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। डीमिलिटराइज मतलब एलाइड पावर्स ने बोला कि ये जो जर्मनी है कभी भी उठ के लड़ने लगता है तो हम इसको डीमिलिटराइज करते हैं, इसकी सारी आर्मी छीन लेते हैं, वेपन्स छीन लेते हैं, तो ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो डीमिलिटराइज करना, राइट। फिर पूरे ट्रीटी में एक वॉर गिल्ड क्लॉज लगाया गया। गाइस ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के क्लॉजेस क्या थे। तो सेकंड पॉइंट है कि वॉर गिल्ड क्लॉज लगाया गया जिसमें बोला गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें किसकी गलती थी? जर्मनी की गलती थी, है ना। और बोला क्योंकि जर्मनी की गलती थी और जर्मनी के वजह से हमको इतना लॉस हुआ, तो जर्मनी was forced to pay compensation amounting to $6 billion, right? That was a lot of money, ठीक है। सेकेंड थर्ड जो एलाइड आर्मीज थे दे डिसाइडेड कि यार 6 बिलियन से ना हमारा पेट नहीं भरा, हमारा तो बहुत लॉस हुआ है, तो दे डिसाइडेड टू ऑक्यूपाई द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। उन्होंने कहा कि जो राइनलैंड एरिया है ये काफी रिसोर्स रिच है, इससे हम काफी पैसा बना सकते हैं, तो उसको एलाइड पावर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। जर्मनी ऑल्सो लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज थी जर्मनी की, जर्मनी भी एक कॉलोनाइजिंग पावर थी ब्रिटेन की तरह, तो उसकी जो कॉलोनीज थी वो हथिया ली गई, एलाइज ने ले ली। उससे जर्मनी ने अपनी 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन खो दी, लोग थे जर्मन लोग थे वहां पर वो खो दिए, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज खो दी गई, 75% ऑफ इट्स आयरन और 26% उसकी जो कोल था, कोयला था, वो फ्रांस को देना पड़ा, पोलैंड को देना पड़ा, डेनमार्क और लिथुआनिया। दिस वाज अ वेरी हार्श ट्रीटी ऑन जर्मनी, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस आप समझो कि वॉर हुआ, जर्मनी को भी बहुत लॉस हुआ। अब इस ट्रीटी के बाद एक तरीके से दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि जर्मनी की एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वजह से वॉर हुआ, तो उसको इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, प्लस उसका रिसोर्स रिच लैंड हम लोग ले रहे हैं।
ऑब्वियसली जर्मन लोग नाखुश थे, काफी ज्यादा परेशान थे इससे, है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके बुक में मैप है, जर्मनी आफ्टर द वर्साइल्स ट्रीटी। तो ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, ये सारा जो पार्ट है ये दे दिया गया था, इट वाज टेकन अवे फ्रॉम जर्मनी, है ना। 13% ऑफ द लैंड कॉलोनीज ले ली गई थी, है ना। और ये राइनलैंड है, इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, और इसके जो रिसोर्सेस थे, कोयला हो गया, ये सब ले लिया गया था इससे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वॉर, इस वॉर के इफेक्ट्स क्या थे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझने के लिए कि हिटलर जैसे आदमी का राइज कैसे हुआ, है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके दो टाइप ऑफ इफेक्ट्स थे, एक है फाइनेंशियल, एक है साइकोलॉजिकल, राइट। फाइनेंशियल क्या क्या इफेक्ट्स थे, पैसों में ऑब्वियसली गाइस कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप में ऐसे काफी सारे कंट्रीज थे जो क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स मतलब उनपे बहुत पैसा था, ब्रिटिश समझ लो, जर्मनी समझ लो, ये तो कॉलोनाइजिंग पावर्स थी, है ना। इंडिया आके अफ्रीका वगैरह जा जाके हमें लूट रही थी, तो बहुत पैसा था इन पे। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका इतना पैसा खर्च हो गया दैट दे टर्न्ड इनटू डेटर्स, कर्जदार बन गए ये लोग। और किसने इन्हें डेट दिया, किसने लोन दिया, यूएसए ने, यूएसए ने इन्हें मस्त लोन दिया, ठीक है। सेकेंड, जो वेमार रिपब्लिक है, इट वाज फोर्स्ड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। जैसे मैंने आपको बोला कि जो पूरा वॉर हुआ, पूरी ट्रीटी साइन कराई गई, वो तो राजा ने की, है ना। बट ब्लेम किसको किया जा रहा था, वेमार रिपब्लिक को किया जा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वेमार रिपब्लिक के पास इतनी सारी हार्श ट्रीटी प्रोविजंस फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, राइट। थर्ड, the republic was financially crippled by being forced to pay compensation. इतना सारा compensation जो देना पड़ा 6 बिलियन का, प्लस रिसोर्स रिच लैंड, उससे जो जर्मनी रिपब्लिक था, जो नया डेमोक्रेटिक कंट्री था, वो क्रिपल हो गया था, राइट। रिपब्लिक, अच्छा उसके बाद उसको वॉर गिल्ट क्लॉज भी उठाना पड़ा, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ उनसे, उस चीज से कि यार एक तो हमें इतना पैसा पे करना पड़ रहा है, उसके ऊपर हमको ब्लेम भी किया जा रहा है वॉर के लिए, है ना। अच्छा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स who supported Weimar Republic became easy targets of attack in the conservative nationalist circle. नो गाइस, जब ऐसा सिचुएशन है, आप इमेजिन करो कि आप जर्मनी में हो, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप बहुत लड़े थे, हार गए, और हारने के बाद आपको बिल्कुल बेइज्जत कर दिया गया एज अ कंट्री, आपके सारे रिसोर्सेज ले लिए गए, पैसे क्रिपल हो गए हो आप बिल्कुल, है ना। ऐसे सिचुएशन में कुछ जो डेमोक्रेट्स है, कुछ डेमोक्रेट्स मतलब जो कह रहे हैं कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशलिस्ट है, कैथोलिक्स है, वो उनको लोग ब्लेम करने लग गए कि यार इन लोगों की वजह से हम लोग वॉर हारे हैं, अगर इन लोगों ने राजा का साथ दिया होता तो शायद हम लोग वॉर जीत गए होते। तो जो वेमर रिपब्लिक है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको मॉकिंगली नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया, क्योंकि तभी पूरा हारे तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वगैरह साइन हुई थी, तो दे वर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मैंने बोला कि आपका देश बिल्कुल खराब हो चुका है, आपका ऑब्वियसली मन करेगा, आप बोलो कि हम एक और वॉर पे चलते हैं और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ऐसा सिनारियो बन गया था जहां अग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा शुरू हो गया था। प्रोपोगेंडा क्या होता है, प्रोपोगेंडा होता है जब आप किसी तरीके की थॉट को मीडिया के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू स्प्रेड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत बार होता है कि जैसे टेररिस्ट है ना, वो बोलेंगे कि यार वी मुस्लिम्स आर बीइंग टॉर्चर्ड इन इंडिया एंड इस तरीके से हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा सच है नहीं, बट दे विल ट्राई टू स्प्रेड अ मैसेज दैट विल मेक यू फील कि ये झूठी इंफॉर्मेशन भी सच्ची है। इट इज प्रोपोगेंडा। तो अग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा कि हमें वॉर करना है, हमारी कंट्री की बिल्कुल बेइज्जती कर दी है ना। National honor became center stage. People started talking about how we need to protect our honor again as a country, right? Trench life को glorify किया गया। Trench life क्या होता है, तो गाइस जब सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं तो ऐसे गड्ढा खोद लेते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, और अगर बॉम्ब वगैरह होते हैं तो उससे भी वो बच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है।
तो लोग बोलने लगे यार हमें ट्रेंचेस पे जाना है, अपने देश के लिए लड़ना है, ऐसी ऐसी बातें होने लग गई, ग्लोरीफाई किया गया उस टाइप की लाइफ को। ऑल्दो रियलिटी बहुत अलग थी, ट्रेंच लाइफ बहुत मुश्किल थी। यहाँ पर सोल्जर्स जर्मनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे वो अपने ही सोल्जर्स को खाना खिला पाए, कपड़े पहना पाए ठंड में भी, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। बट उस लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि यार अब टाइम आ गया है कि हम लड़े, है ना, क्योंकि हमने काफी मुंह की खा ली है, राइट। सो they were trapped with rats feeding on corpses। ट्रेंचेस में रैट्स थे, चूहे थे, लोग मरे हुए थे, वहीं पर रैट्स जो है कॉर्पसेस को खा रहे थे, वहीं लोग अपना जीवन जी रहे थे, राइट। पॉइजनस गैसेस, एनिमी शेलिंग वगैरह उन्हें विटनेस करना पड़ रहा था, लोग बहुत जल्दी जल्दी मर रहे थे, तो लाइफ जो है वो आसान नहीं थी, राइट। हाँ, तो गाइस ऐसे सिचुएशन में लाइफ ऑफ अ सोल्जर was quite hard, right? ये क्या हुआ, हाँ सॉरी वो मिक्सअप हो गया, लाइफ ऑफ अ सोल्जर was quite hard। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा ग्लोरीफाई हो रहा था वॉर, तो लाइफ ऑफ अ सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियन। Politicians or publicists today, they started laying stress on the need for men to be aggressive, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। लोग जो है बोलने लग गए कि यार हमको आदमी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए जो अपने देश के लिए लड़े, है ना। दे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग दिस काइंड ऑफ अ इमेज ऑफ अ मैन हु फाइट्स फॉर द कंट्री। तो गाइस अगेन ये इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल नहीं है। इंडिया में भी जब भी कुछ होता है, लेट्स से कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या टेररिस्ट कुछ करते हैं, सडनली हमारे कंट्री में एक अजीब सा एनवायरनमेंट हो जाता है ना, जहाँ पर हम बोलते, अगर कोई बोले कि यार कोई बात नहीं शांति से बैठो, तो आप सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, शांति से बैठने के लिए कैसे बोल रहा है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे टेररिस्ट को पाकिस्तान के अंदर जाके, है ना, ऐसी अजीब बातें होने लगती है, राइट, विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली द लाइफ ऑफ अ सोल्जर हु इज एक्चुअली फाइटिंग इज नॉट ईजी। और एक प्रोपोगेंडा शुरू हो जाता है कि यार हमको लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, जो लोग बात कर रहे हैं कि यार आपस में बैठ के बातें करके सोच के डिसीजन लेते हैं, दैट कुड नॉट सर्वाइव, इट वाज टू यंग एंड फ्रेजाइल एन आइडिया, बहुत ही बेबी एक आइडिया था डेमोक्रेसी का, एंड इट कुड नॉट सर्वाइव द इंटर वॉर यूरोप सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलने लग गए थे कि एक आदमी को कंट्रोल लेना चाहिए पूरे देश का, एक आदमी होना चाहिए जो हमें एक अच्छे राह पे ले जाए, है ना। ये डेमोक्रेसी की बात तो बेकार है, राइट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, इलैबोरेट द गिवन स्टेटमेंट। अब आई होप आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब दे सकते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली कैसे चेंजेस लाए इन जर्मनी एज वेल एज इन यूरोप, ठीक है। चलो अब हम अगले उसमें आते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली अब आप सिचुएशन समझ गए हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई है, जर्मनी के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इंपोज हो गई है, उसके क्या क्या प्रोविजंस है, राइट। उस वॉर का इम्पैक्ट क्या था यूरोप में, कैसे क्रेडिटर्स से डेटर्स हो गए वगैरह वगैरह, और कैसे जर्मनी के ऊपर इम्पैक्ट था। एक ऐसी फीलिंग आ गई थी लोगों में कि हमको तो यूरोप ने बिल्कुल ही डुबा दिया है, अब टाइम आ गया है कि एक प्रोपोगेंडा शुरू किया कि अब टाइम आ गया है कि सोल्जर्स जो है अपने देश के लिए लड़ाई करे। ट्रेंच लाइफ वाज ग्लोरिफाइड, मेन वर टोल्ड टू बी मोर मैस्कुलिन एंड मोर अग्रेसिव, है ना। अब इस सिचुएशन में जब वेइमार रिपब्लिक पैदा हुई, डेमोक्रेटिकली एक जो सरकार थी वो पैदा हुई, उसी टाइम स्पार्टसिस्ट लीग भी एस्टैब्लिश हुई ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। तो जैसे रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था ना वर्कर्स के लिए, वैसे यहाँ पर स्पार्टसिस्ट एक लीग पैदा हुई। हाउएवर वेइमर रिपब्लिक ने उस स्पार्टसिस्ट लीग को क्रश कर दिया था विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स। वॉर वेटरन्स मतलब जो सोल्जर्स थे उनकी हेल्प से, जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स, उन्होंने स्पार्टसिस्ट लीग को कंप्लीटली क्रश कर दिया, है ना। फिर स्पार्टसिस्ट ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी को भी फाउंड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अलग नाम से आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रशिया जैसा ही। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और वेइमर रिपब्लिक जो है आपस में लड़ते रहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते थे और जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेट्स है, जो वेइमर रिपब्लिक है, जब वो आपस में लड़ रहे थे तो कौन ले गया डॉग, दोनों डॉग्स तो बोन नहीं ले पाए। इस सिचुएशन में, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हिटलर जो है उसका राइज होने लगा।
पावर जो है ना वो कभी वैक्यूम में नहीं रह सकती, ठीक है। व्हेन देयर आर टू पार्टीज दैट आर फाइटिंग फॉर पावर और दोनों ही पावर अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, इट इज इजीली पॉसिबल कि एक थर्ड पार्टी आए या एक थर्ड इंसान आए एंड दे टेक अवे दैट पावर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। अच्छा, इस टाइम पे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी कंट्री में, तो इकोनॉमिक क्राइसिस ने इस इशू को और हाइटन किया, राइट। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, व्हाट वाज इट? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। तो जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी तो उसने लोन पे लड़ी थी, खुद का पैसा तो था नहीं, तो उसने उधार ले लिया था, है ना। तो उसका जो वॉर का उधार लिया उसको वो वापस देना पड़ रहा था पैसा, प्लस जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उसके रिपारेशंस देने पड़ रहे थे। रेपारेशंस मतलब भाई जो कॉम्पनसेशन था वो गोल्ड में देना पड़ रहा था। तो इस सिचुएशन में जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो गए, ठीक है। अब 1923 में जब जर्मनी ने कहा कि देखो हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम पैसा दे ही नहीं सकते, है ना, तो फ्रांस ने कहा कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं दे सकते तो हम आपका रुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर कोल प्रोडक्शन होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उससे हम पैसा बना लेंगे। होता है ना, जब आप कहते हो यार मेरा पैसा दो, सामने वाला कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, आप कहोगे कोई बात नहीं, अपनी शर्ट उतार के दे दे, वो शर्ट बेच के ही मैं पैसा ले लूंगा अपना। वैसे ही यहाँ फ्रांस ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम पे पैसा नहीं है ना, तो रुर दे दो जो एक कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, हम उसमें से पैसा अपना निकाल लेंगे, राइट। तो जर्मनी ने कहा ये क्या बात हुई, तो उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग पैसा दे देंगे, एंड इट स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर एंड मोर पेपर मनी रेकलेसली। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे, कि जब सरकार जो है, बहुत बार लोग सोचते होंगे कि यार सरकार के पास पेपर मनी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा पेपर मनी क्यों नहीं पब्लिश करती, क्यों नहीं प्रिंट करती। तो अगर पैसा ज्यादा प्रिंट करने लगे तो हर इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, सप्लाई ऑफ मनी सबके पास होगी, बट प्रोडक्शन इज नॉट इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन उतना ही है इकोनॉमी में। तो ब्रेड जो है वो पहले भी 10 थी और अभी है, बट पहले अगर 5 लोग ब्रेड खरीद सकते थे, अब 50 लोग ब्रेड खरीद पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना, ब्रेड कम है, ज्यादा लोग हैं ब्रेड लेने वाले, राइट, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड वही हुआ, बिकॉज ऑफ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, जो वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क था, जो करेंसी था जर्मनी का, वो गिर गया, है ना। और प्राइसेस ऑफ गुड्स, जो प्राइस थे गुड्स के, जो ब्रेड के प्राइसेस थे फॉर एग्जांपल, वो बहुत बढ़ गए। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। समझे, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हद से ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन जर्मनी, है ना। तो यूएस डॉलर्स जो सिचुएशन ये हुई, इसीलिए हुई कि जो मतलब यूएस से आपने लोन्स वापस ले लिए, जर्मन मार्क जो है कोलैप्स कर गया, प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ये छोड़ो अभी, हाँ, जर्मन मार्क को कोलैप्स कर गया, प्राइसेस 8 लोड ऑफ नोट्स ले जाते थे, है ना, क्योंकि पैसे इतना ज्यादा हो गया था इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन में यूएसए ने एंट्री की, अमेरिका को दया आ गई जर्मनी पे, तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हमने एक प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज कॉल्ड द डॉस प्लान। व्हाट इज इट कॉल्ड, द डॉस प्लान, है ना, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स देंगे जर्मनी को। तो जर्मनी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स पे अपनी इकोनॉमी थोड़ी संभाल रही थी, है ना, एंड थोड़ी स्टेबिलिटी रही इन द 4 years बिटवीन 1924 एंड 1928। हाउएवर दिस स्टेबिलिटी वाज बिल्ट इन सैंड, बिल्ट इन सैंड, रेत में बनी हुई, मतलब कुछ भी रेत में स्ट्रॉन्ग नहीं है, पानी आएगा उसको ले जाएगा। वैसे यहाँ पर लोन के ऊपर अगर आप किसी और के पैसे के ऊपर अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर रहे हो, उस देश को कुछ हो जाएगा तो आप भी गिरोगे साथ ही साथ, किसी और के कंधे पे इसीलिए नहीं खड़ा होना चाहिए, है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। चलो लेक्चर हो गया। तो यहाँ पर जो जर्मनी है ये ऑब्वियसली यूएस के कंधे पे खड़ा था, तो जब यूएस गिरा तो जर्मनी भी उसके साथ साथ गिरा। यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश्ड इन 1929 एंड वी सी द एंट्री ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, क्या था वो पढ़ेंगे, पर जल्दी से पहले पिक्चर्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बास्केट्स एंड कार्ट्स जो है दे आर बीइंग लोडेड एट द बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट इन 1923। छोटे से छोटे पेमेंट करने के लिए लोग 2-3 बैग्स
पैसा भर के ले जाते थे। इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई थी में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक रैडिकल ग्रुप है स्पार्टकस लीग, जो एक कम्युनिस्ट ग्रुप थी, उसकी रैली है, राइट। तो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस काफी होते थे उस टाइम। जब भी आप देखोगे कि जब भी किसी कंट्री में क्राइसिस होता है, जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है, अगर आप लोग न्यूज देख रहे हो, तो वहां लोग पूरे टाइम सड़क पे ही रहते हैं, क्योंकि जब आप परेशान हो, आपके पास नौकरी नहीं है, पूरी इकोनॉमी की हालत बुरी है, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे यार पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ही कर लेते हैं, सरकार को ही गालियां दे के आते हैं, विच इज ऑब्वियस है ना। तो वो सब ज्यादा हो रहा था, ठीक है। बीच बीच में लैग हो रहा है क्या? अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। श्रेया आएगा आएगा। ऑलराइट, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो हम देखते हैं कि गाइस ये जो डिप्रेशन हुआ यूएस में, इसका दो जगह काफी इम्पैक्ट हुआ। पहला हुआ यूएस में, तो ऑफ कोर्स वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वहां का जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत ज्यादा क्रैश हो गया। जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा क्यों है? वो सब इकोनॉमिक्स है, 11th-12th में लोगे तो पढ़ोगे, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो प्राइसेस है वो इतना ज्यादा डर गए कि यार हमारे स्टॉक तो खराब हो जाएंगे, तो लोग अपना स्टॉक, अपना शेयर बेचने लग गए। लोग जो है वो कॉन्जर्वेटिव हो गए। पहले जैसे लोन दे रहे थे ना जर्मनी को, अब उन्होंने कहा यार अब तो हम अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, अब हम कोई लोन वोन नहीं देंगे। तो उन्होंने लोन देना बंद कर दिया। तो जर्मनी जो है वो कैसे सरवाइव करती? तो वो क्रैश कर गई, है ना। यूएसए में भी, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, लोगों ने पैसा डालना बंद कर दिया इंडस्ट्री में, तो फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट्स जो है बंद कर दिए गए। फार्मर्स वर बैडली हिट, स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। भाई लोगों ने कहा कि यार हम लोग पैसा नहीं डालेंगे मार्केट में, हम पैसा अपने पास रखेंगे, सेव करके रखेंगे, है ना। तो ये जो इफेक्ट्स था रिसेशन का यूएस में, दिस वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब हम आते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन जर्मनी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929। तो गाइस ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि क्या था इफेक्ट जर्मनी में बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। तो पहला था कि प्रोडक्शन में क्या क्या इफेक्ट था। तो गाइस प्रोडक्शन वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी में, इट वाज रिड्यूस्ड टू 40%, 40 मतलब 100 से 40% के पोजीशन में आ गया था। जो यूथ था, जो यंगस्टर्स थे, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, राइट। बहुत कम पैसा दिया गया उनको अपने काम के लिए, रिड्यूस्ड वेजेस दिए गए। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड 6 मिलियन पीपल, जो एक रिकॉर्ड हाई था, राइट। लोग जो है सड़क पे घूमने लग गए विद द प्ले कार्ड, एक कार्डबोर्ड का एक पेपर लेके घूमने लग गए कि विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी काम करेंगे बट प्लीज हमको काम दो, है ना। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है करते क्या, पैसे कमाने का तो कोई जरिया था नहीं, तो सड़क पे बैठ के कार्ड्स खेलते थे, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बोलते थे कि कोई नौकरी हमको दे दो। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, है ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929, राइट। अब जो सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स थे मिडिल क्लास में, जिनको सैलरी मिलती थी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी खराब हुई तो उनकी सैलरी कम कर दी गई, है ना। जो छोटे बिजनेसेस थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, उनको लोन मिलना बंद हो गया, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होना बंद किया हो गया, तो वो भी, उनके बिजनेसेस भी रुइन हो गए, खराब होने लग गए, है ना। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वर लेस अफेक्टेड बट देयर बार्गेनिंग पावर डिक्रीज्ड। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन पहले जिस तरीके की वो जिंदगी जी रहे थे, अब वैसी जिंदगी नहीं जी रहे थे, है ना। मतलब अब अगर जो आपकी ब्रेड है वो कम है सोसाइटी में, तो आपके पास कितना भी पैसा है, ब्रेड खत्म हो जाएगी तो आप कुछ खा नहीं पाओगे, राइट। ऑलराइट, हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर है, उसको भी काफी इम्पैक्ट होता है, एंड यू नो द फार्मर्स ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। वुमेन जो है दे आर फिल्ड विद डीप डिस्पेयर, औरतें बड़ी परेशान थी, माँ बड़ी परेशान थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को कुछ खाना नहीं खिला पा रही थी। एंड देयर वाज अ फीलिंग ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। अब ये आता है 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, व्हाट इज प्रोलेटराइजेशन, है ना। तो प्रोलेटेरिएट मतलब वर्कर, और प्रोलेटराई, हाय राम, व्हाट इज अप विद मी,
प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब है व्हेन योर पोजीशन गोज टू सच अ इम्पोवेरिज्ड लेवल, कि अगर आप अपर क्लास थे तो आप मिडिल क्लास बन गए, मिडिल क्लास थे तो वर्किंग क्लास बन गए, वर्किंग क्लास थे तो लोअर क्लास बन गए, है ना। तो आपका एक तरीके से डिमिनिश हो गया आपकी सिचुएशन, आपका जो लेवल था, राइट। अब हम देखते हैं कि जो लार्ज बिजनेस थे, दैट वाज ऑल, एवरीवन वाज इन क्राइसिस। जब पैसा ही नहीं है इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली आप जो भी बना रहे हो कोई नहीं खरीदेगा एंड आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, व्हाट वाज द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑन जर्मनी। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेमर रिपब्लिक के इनहेरेंट प्रॉब्लम्स क्या थे, व्हाई वाज वेमर रिपब्लिक नॉट सक्सेसफुल इन बैलेंसिंग या इन हैंडलिंग जर्मनी। तो आप क्या कहोगे कि वेमर रिपब्लिक जो है काफी फ्रेजाइल था, लोगों को लगता था कि जो वेमर रिपब्लिक है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेमर रिपब्लिक में इनहेरेंटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में किसी भी पार्टी को अगर हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिल जाती है तो वो मेजॉरिटी पार्टी होती है और वो अपनी सरकार बना लेती है। पर वेमर रिपब्लिक में ऐसा नहीं था। They used to follow a system called proportional representation। मतलब अगर 30% ऑफ द पॉपुलेशन ने सुरभि पार्टी को वोट दिया, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ने कांग्रेस को वोट दिया, तो हम लोग मिलके जो है सरकार बनाएंगे, प्रोपोर्शनली हमारा नंबर होगा सरकार में। तो सरकार हमेशा कोalition में बनती थी। अब जब कोalition में बनती है तो स्टेबल नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सेकेंड इज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है उसने प्रेसिडेंट को इतनी पावर दी थी दैट दे कुड इम्पोज एन इमरजेंसी। वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे जर्मनी में। दे कुड सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। मतलब जो भी प्रेसिडेंट है उसका अगर मन चलता तो बोल सकता था कि आज से जर्मनी में इमरजेंसी शुरू। बोल सकता है कि देखो मैं सारे सिविल राइट्स ले रहा हूँ, लोगों को बोलना अलाउड नहीं है, साथ में चलना अलाउड नहीं है, जो मतलब दे कैन just suspend all kinds of civil rights, right? तो वेमर रिपब्लिक में बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां कोalition सरकार थी, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई कि वहां पर ऑन एन एवरेज इमरजेंसी डिक्लेयर होती थी फॉर 239 ऑन एन एवरेज जो है, मतलब 239 डेज ही कैबिनेट जो है सरवाइव करती थी एंड काफी ज्यादा आर्टिकल 48 को यूज किया जाता था। तो ऐसे सिचुएशन में लोग तो यही समझेंगे ना कि यार ये डेमोक्रेसी तो बेकार है ना, डेमोक्रेसी तो हमको हेल्प ही नहीं कर रही, इससे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम पिक्चर्स नाउ। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि होमलेस पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, जिनकी बुरी हालत है, दे आर स्टैंडिंग इन लाइन queuing up for the night shelter। यहाँ पर people are sleeping in line, they had no hope for a wage or a shelter, right? तो वो ऐसे ही सो जाते थे, which makes you realize that life is much better at this point, है ना। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ बहुत तबाही हो जाए तो it will impact every single one of us, right? चलो, अब ऐसे सिचुएशन में जब पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी क्राइसिस है, जर्मनी की इकोनॉमी में बहुत बड़ी क्राइसिस है, लोगों का जो भरोसा था डेमोक्रेसी पे वो बिल्कुल टूट चुका है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि हिटलर राइजेस टू पावर। अब हिटलर कौन थे? हिटलर जो है पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में इन 1889, बट फिर वो जर्मनी आ जाते हैं। बहुत ही पुअर फैमिली से पैदा हुए थे, खुद अपने बल पे अपने पैरों पे खड़े हुए एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर भी थे, काफी उन्हें मेडल्स भी मिली अपनी ब्रेवरी के लिए, तो अपने देश के लिए बहुत लड़े। वो पेट्रियट थे, नेशनलिस्ट थे। ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही गॉट वेरी अपसेट, वेरी एंग्री बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री, है ना। तो जर्मनी के ऊपर जब इतनी हार्श ट्रीटी डाली गई, जब उनको रियलाइज हुआ कि हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी इतनी खराब हो चुकी है, तो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट मेड हिम फ्यूरियस, राइट। तो 1919 में उन्होंने एक छोटा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के लीडर बन गए और उन्होंने उसको रीनेम किया, एक नया ब्रांड दिया जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी।
मतलब नेशनल, क्योंकि वो नेशनलिस्ट तो थे, सोशलिस्ट एक तरीके से बताना चाह, वो ऐसा नहीं कि वो सोशलिस्ट थे, बट वो एक तरीके से ये बताना चाह रहे थे कि आई एम विद द वर्कर्स। होता है ना बहुत सारी पार्टीज ऐसे नाम बदल देंगी अपना, साइकिल वाइकिल उनका लोगो होगा टू शो पीपल कि हम आपकी तरह साइकिल वाले ही है, तो उन्होंने भी नाम बदल दिया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ डिड हिटलर रोज टू पावर। तो हिटलर जो है उनको काफी पॉपुलर सपोर्ट मिला विद टाइम। पहले तो 1923 में जब वो बेबी थे, बेबी मतलब जब वो अभी इतने उभरे हुए पॉलिटिशियन नहीं थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है वो बवेरिया का कंट्रोल लेंगे। हाउएवर ही वाज अनेबल टू डू सो, उनको अरेस्ट कर दिया गया फॉर ट्रीजन, गद्दारी के लिए अरेस्ट कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। फिर वो वापस से जेल से निकले। इस टाइम पे जर्मनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी हो गई थी। जैसे मैंने बोला ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, लोगों का भरोसा जो है वो डेमोक्रेसी से खत्म हो गया था। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जर्मनी जो हिटलर की पार्टी है वो काफी पॉपुलर होने लगती है। नाजिज्म एज एन आइडियोलॉजी, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो काफी बड़ा मूवमेंट बन जाता है ना। तो इन बाय 1932 हम देखते हैं कि हिटलर की जो पार्टी है इट बिकम्स द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। अब हिटलर एज अ पर्सन कैसे ग्रो करे, क्योंकि उनका सिर्फ पॉलिटिकल स्टाइल या उनकी पार्टी ग्रो नहीं की, हिटलर हिमसेल्फ ग्रू टू बी सच अ ह्यूज पॉलिटिकल फिगर इन जर्मनी, है ना। वो भी एक ऐसा इंसान जो इतना गरीब था, है ना। तो गाइस वो जो थे ना वो काफी बड़े पावरफुल स्पीकर थे। ही प्रॉमिस्ड पीपल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन विच वाज, लोग वही चाहते थे कि यार कोई हमें ऐसा इंसान मिल जाए ना जो हमारे देश को बिल्कुल पत्थर बना दे, तो हम उसको आंख बंद करके फॉलो कर ले। और वही हुआ जब हिटलर ने ऐसे प्रोमिसेस किए जर्मनी के लिए कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने हमें ह्यूमिलिएट किया, मैं उसका बदला लूंगा। ही सेड कि जो हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट लिया गया है, मैं वापस से इज्जत लाऊंगा जर्मनी में। Restore the dignity of the German people. He said कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं चिंता मत करो, आई विल मेक श्योर कि सबको जॉब्स मिलेंगे, राइट। एंड ही सेड ये जो सारी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज है ना जर्मनी के अगेंस्ट, तो हिटलर ऐसी बातें करते थे कि कोई भी हर देश जो है जर्मनी से जेलस है ना, ये सब चाहते हैं कि हम डूबे, तो हम इन सब लोगों के अगेंस्ट एक प्रॉपर कार्यवाही करेंगे, राइट। तो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इस तरीके का था that he came to be known as a very strong orator, right? Now he also believed in rituals and spectacle in mass mobilization. कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने हर काम में एक रिचुअल लाते हैं कि देखो अगर मैं आ रहा हूं तो एवरीवन विल स्टैंड लाइक दिस, या फिर मैं आ रहा हूं तो सब एक तरीके से क्लैप करेंगे। दिस काइंड ऑफ ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। यू मस्ट हैव नोटिस कि जब आप मंदिर जाते हो तो हम सब एक तरीके से पूजा करते हैं, या कुछ होते हैं ना कि पहले पैर छूने हैं, पहले ये करना है। तो व्हाट आर दीज आर रिचुअल्स, एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर जिसको हम रिपीट करे जा रहे हैं एंड इट गिव्स अस कंफर्ट, है ना। तो हिटलर भी बड़े होशियार थे। ही स्टार्टेड रिचुअल्स, मास में बहुत भीड़ में लोगों को बुला के अपनी स्पीचेस देते थे, है ना। दिस इंस्टिल्ड यूनिटी अमंग द पीपल। रेड बैनर्स होते थे विद द स्वास्तिका टू डिनोट हिटलर फॉलोअरशिप, नाजी फॉलोअरशिप। एक नाजी सैल्यूट भी था जो लोगों को सिखाया गया। एक प्रॉपर राउंड ऑफ एप्लॉज था आफ्टर स्पीचेस। जैसे ही हिटलर अपनी स्पीच खत्म करते थे, क्लैप कैसे करना है, अपलॉड कैसे करना है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम था। नाजी प्रोपोगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसाया, सेवियर टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, है ना। तो हिटलर को ऐसा दर्शाया जाने लगा कि हिटलर तो मसाया है, हिटलर तो भगवान है जो हमको इस सिचुएशन से निकालेगा। तो अगेन गाइस, इन अ सिचुएशन जब नो वन वाज देयर टू हेल्प जर्मनी, है ना, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बिल्कुल उसे लूटा जा रहा था। नो अदर कंट्री वाज विलिंग टू सपोर्ट जर्मनी। जर्मनी की खुद की वेइमर रिपब्लिक वाज नॉट एबल टू हैंडल द क्राइसिस इन जर्मनी। ऐसे सिचुएशन में हिटलर उभर के आया एज समवन who looked like he knew what he was doing.
है ना, एक होता है ना एक लीडर टाइप इंसान बन के आया और लोग जो है समझने लगे कि यही इंसान है जो हमको इस बर्बादी से बचाएगा, राइट। यू कैन सी तक सबका यहाँ पर रेड कलर का उन्होंने पहना है विद स्वास्तिका एंड एवरीवन इज डूइंग द सैल्यूट एंड दिस इज इन न्यूरेमबर्ग इन 1938। यहाँ पर ऐसी रैलीज रखी जाती थी हर साल जहाँ पर पीपल वुड परेड, स्वेयर देयर लॉयल्टी टू हिटलर एंड यू नो लिसन टू हिज स्पीचेस। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी हिटलर की, राइट। यहाँ पर हिटलर इज एड्रेसिंग हिज पुलिस एसए एंड एसएस कॉलम्स जो उसकी सीक्रेट पुलिस थी। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930, है ना। तो आप बस बता सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन हुआ था जिसकी वजह से नाजिज्म एज अ आइडियोलॉजी पॉपुलर होने लगी जर्मनी में, राइट। चलो अब हम बोलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाउ डेमोक्रेसी गॉट डिस्ट्रॉयड इन जर्मनी। तो गाइस अब मैंने आपको बोला कि जर्मनी को जो इलेक्शन था उसमें जो हिटलर की पार्टी थी इट गॉट द मेजॉरिटी वोट्स, है ना। तो 30 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे वहां के हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलरशिप, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना इंडिया में प्रेसिडेंट बनाता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही वहां के प्रेसिडेंट ने चांसलरशिप जो हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, वो ऑफर की हिटलर को। नाउ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैम हाउ डिड हिटलर स्टार्ट डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हो गई जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में। तो मतलब सोचो डेमोक्रेसी का सिंबल होता है पार्लियामेंट, है ना, क्योंकि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होती है वो पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के लिए डिसीजन बनाती है। अब एक रात ऐसा हुआ कि आग लग गई डेमोक्रेट जो जर्मनी की पार्लियामेंट को आग लग गई। तो लो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये ना हिटलर ने आग लगवाई थी एक्चुअली, राइट। तो फिर आर्टिकल 48 के तहत हिटलर ने एक फायर डिक्री पास की ऑन द 28th of February 1933, जहां पर उन्होंने सारे सिविक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली वगैरह ले ली वापस, यू नो, लोगों से। सेकेंड, उन्होंने सारे जो कम्युनिस्ट है, जो वेमर रिपब्लिक के लोग थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा कि भैया अब हो गया तुम्हारा टाइम, जाओ यहाँ से। उन्होंने सिवियर रिप्रेशन करना शुरू कर दिया, राइट। On the 3rd of March 1933, Hitler passed the Enabling Act. Enabling Act क्या था? According to the Enabling Act, जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई। डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई where Hitler was now given all the powers to make his own rules. हिटलर एक तरीके से राजा डिक्टेटर बन गए जहाँ पर जैसा मर्जी चाहे वो रूल बना सकते थे। पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी। स्टेट का अब कंप्लीट कंट्रोल था ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो अब जो है सरकार जो थी विच वाज हेडेड बाय हिटलर, इट वाज नाउ कंट्रोलिंग ऑल अदर स्फीयर्स, चाहे वो इकोनॉमी हो, जुडिशरी हो, आर्मी हो, मीडिया हो। इतनी ज्यादा सर्वेलेंस हो गया था, सर्वेलेंस, स्क्रूटनी, है ना, हो गया था कि नाउ द फोकस वाज कि जो भी नाजी के अगेंस्ट बोलेगा उसको हम लोग पकड़ के ले जाएंगे। द आइडिया वाज टू क्रिएट कंट्रोल एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, उस तरीके से ऑर्डर जैसा नाजीज चाहते थे, राइट। अब गाइस जब भी आप एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हो, जब भी आप कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हो ना कंट्री में, तो पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे लोग कंट्रोल में आए, है ना। तो हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एसएस या स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये सब तो पहले से रेगुलर पुलिस थी। हिटलर ने एक नई सीक्रेट स्टेट पुलिस भी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था गेस्टापो या एसएस, द प्रोटेक्टिव स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, एसडी, सिक्योरिटी सर्विस, है ना। तो काफी ज्यादा ऐसे नए इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने खड़ी की जिसको बहुत ज्यादा पावर दी गई। तो यू नो इस सिचुएशन में बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर was given to the organized forces, it made Nazi state the most dreaded criminal state, right? Extra constitutional powers मतलब पुलिस को बोला गया जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो, है ना, बट स्टेट में जो है लोग कंट्रोल में आने चाहिए। तो इससे जो है जर्मनी एक क्रिमिनल स्टेट बन गया, है ना। People could be easily arrested, they could be easily put into concentration camps without going through legal procedure. इससे पुलिस को काफी ज्यादा पावर मिल गई टू रूल विद इम्प्यूनिटी,
इम्प्यूनिटी मतलब विदाउट एनी फियर, है ना, विद प्रोटेक्शन। आज अगर पुलिस किसी रैंडम इंसान को मारता है तो पुलिस को जेल हो सकती है, बट जर्मनी में 3 मार्च 1933 के बाद पुलिस किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जेल में डाल सकता है, बट पुलिस प्रोटेक्टेड है, ठीक है, पुलिस वर्क्स विद इम्प्यूनिटी। क्लियर? ऑलराइट, गिव मी 1 सेकेंड। I was just having my water. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हिटलर ने काफी बुरी चीजें की, बट हिटलर ऑल्सो प्रॉमिस टू रीबिल्ड जर्मनी। वॉज ही सक्सेसफुल इन दैट? तो आप कहोगे यस, हिटलर टू एन एक्सटेंट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी बैक। तो हिटलर ने क्या किया, अपने एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया जिसका नाम था जालमार, एच जो है वो साइलेंट है, सो जालमार स्कैच्ड, ठीक है। तो जालमार स्कैच्ड जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑफ फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, कि हम लोग जो है अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, है ना, फैक्ट्री में सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, जिससे लॉस ना हो, है ना। प्लस उन्होंने कहा कि हम लोग जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जर्मन सुपर हाईवे, और लोगों के लिए कार बनाएंगे द वोल्क्सवैगन, ठीक है। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम? द आइडिया वाज कि इफ वी डू मोर प्रोडक्शन देन सोसाइटी में, इकोनॉमी में कोई क्राइसिस नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड जैसे बहुत कम था, कार बहुत कम थी, तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। प्लस हम लोगों को जॉब्स भी देंगे, फैक्ट्री में जॉब्स देंगे, उनके पास पैसा होगा तो वो खुद वोल्क्सवैगन खरीदेंगे, है ना, एक सर्कल बन जाता है, राइट। प्लस सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, और ये वोल्क्सवैगन कहीं तो चलेगी ना, हवा में तो चलेगी नहीं, तो सड़क पे चलेगी, तो उसके लिए सुपर हाईवेज भी बनाएंगे। तो वेरी स्मार्ट डिसीजन, राइट। अब टेरिटोरियली हिटलर ने क्या किया? हिटलर एक्वायर्ड सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैम हाउ डिड हिटलर एक्वायर सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी? फर्स्ट ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। उन्होंने कहा बस बहुत हुआ ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, मुझे बनना ही नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। फिर उन्होंने राइनलैंड जो फ्रांस ने ले लिया था, उसको रीऑक्यूपाई किया इन 1936। देन ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया को लेके जर्मनी ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर होगा, एक ऑस्ट्रिया में भी जर्मन पीपल है, जर्मनी में भी जर्मन पीपल है, राइट। फिर उन्होंने जर्मन स्पीकिंग सुडेनटेनलैंड को लिया फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, एंड ही ऑल्सो बाय दिस टाइम ब्रिटेन का भी उन्होंने एक सपोर्ट ले लिया था, अनस्पोकन सपोर्ट, क्योंकि ब्रिटेन को भी लगने लग गया था कि हाँ भाई जर्मनी के साथ हमने कुछ ज्यादा ही बुरा किया है। तो एक अनसेट एग्रीमेंट था कि ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, राइट। तो ये पोस्टर है विच इज सेइंग दैट योर वोल्क्सवैगन। इस टाइप के पोस्टर्स काफी उस टाइम पब्लिश हो रहे थे टू शो कि जो ऑर्डिनरी वर्कर है उसके पास भी इतना पैसा होगा कि वो वोल्क्सवैगन अपने लिए खरीद ले, राइट। अब जो आपके शाचित थे, उन्होंने, जो आपके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हिटलर को बोला कि देखो अब हमको इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, वॉर पे फोकस नहीं करना चाहिए, वेपन बिल्डिंग में, रीआर्मामेंट में फोकस नहीं करना चाहिए। बट हिटलर जो है उनका तो मन बन गया था कि जर्मनी को हम तभी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे अगर हम यूरोपियन पावर्स को मुंह तोड़ जवाब दे, राइट। ही वांटेड टू डू अ रीआर्मामेंट। तो उन्होंने अपने इकोनॉमिस्ट को बोला बाय बाय, है ना, एंड ही डिसाइडेड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। तो उन्होंने इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? ऑन द सितंबर ऑफ 1939 Germany invaded Poland and this is when the Second World War got started. ब्रिटेन ने बोला कि भाई जर्मनी, हमने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट पोलैंड जो है वो एलाइड के फ्रेंड्स था, होता है ना, हमारे दोस्त को मत छुओ, जो करना है करो। बट जब पोलैंड को छुआ जर्मनी में तो सबको बड़ा गुस्सा आ गया एंड देयर वाज अ वॉर, नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इन्वॉल्व्ड फ्रांस एंड इंग्लैंड, है ना। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो जर्मनी ने भी कहा कि यार हम लोगों को और अपने दोस्त साथ में लाने चाहिए, है ना, अपने गुंडे साथ में लाएंगे, हम भी तब देखेंगे तुम हमसे कैसे लड़ते हो। तो 1940 को ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया गया,
ट्राईपार्टाइट मतलब थ्री पार्टी, थ्री पार्टाइट मतलब पार्टी पैक्ट, जिसमें था जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली एंड जापान। और हिटलर का जो क्लेम था टू इंटरनेशनल पावर दैट वाज स्ट्रेंथेंड, राइट। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर। तो याद रखना, सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड दिस स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जर्मनी ने विद टाइम दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग नियर बाय एरियाज, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ दे नहीं रखा है एग्जैक्टली, बट ये जो आप देख रहे हो पोलैंड, ये सब डार्क ग्रीन में है, ये सब लेने लग गए थे, जर्मनी लेने लग गई थी अपने अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है पोलैंड ले लिया तब भी जर्मनी क्या हार गई? नहीं, उसके बाद जर्मनी ने एक और बहुत बड़ी मिस्टेक की एंड इट डिसाइडेड टू अटैक द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इस टाइम पे है नहीं वॉर में, वो अपना चिल कर रहा है, उसकी अपनी अलग कहानी चल रही है। बट हिटलर वांटेड टू कॉन्कर ईस्टर्न यूरोप। हिटलर का सपना था कि सारा का सारा ईस्टर्न यूरोप मेरे अंडर होगा। प्लस उनका ये एक फीलिंग थी, एक सोच विचार था कि कोई भी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा लैंड अपने अंडर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने अंडर होने चाहिए, फूड सप्लाईज होने चाहिए। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू अटैक सोवियत यूनियन। अब जर्मनी जो है दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक होने लगा। वेस्टर्न साइड से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स एरियल बॉम्बिंग करने लगी, एरियल बॉम्बिंग मतलब बॉम्बिंग फ्रॉम द स्काई। और ईस्टर्न फ्रंट से जो सोवियत रेड आर्मी है, it inflicted a humiliating defeat on Germany at Stalingrad। तो एक्चुअली सोवियत यूनियन है जिसने जर्मनी को अच्छी तरीके से डिफीट किया एंड उन्होंने अपना झंडा लहराया जर्मनी में, है ना। सबसे पहले सोवियत यूनियन के सोल्जर्स जर्मनी के अंदर आए थे और उन्होंने देखा था जर्मनी की क्या हालत कर दी थी हिटलर ने व्हेन इट कम्स टू कंसंट्रेशन कैंप्स, राइट। After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. उसके बाद सोवियत हेजेमनी रही on the entire Eastern Europe area for half a century thereafter। उसके बाद पूरे ईस्टर्न यूरोप को एक तरीके से कंट्रोल किया था सोवियत यूनियन ने। फिर बर्लिन वॉल बनती है वगैरह वगैरह, वो अलग कहानी है, ठीक है। अब यूएसए जो है उसने कहा कि भैया हमको नहीं करनी कोई वॉर वगैरह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारी मतलब काफी हमें लॉस हो गया था। इट वाज अनविलिंग टू टेक ओवर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, है ना, इट्स इकोनॉमिक हार्डशिप्स। बट इस टाइम पे हम देखते हैं कि जापान भी काफी स्ट्रॉन्ग होने लगा है एंड जापान ने इंडो चाइना वाला जो फ्रेंच एरिया था, जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी, उसको ऑक्यूपाई कर ली थी। प्लस जापान वांटेड टू डिफीट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनका एक प्लान था कि हम लोग पैसिफिक में यूएस के नेवल बेसिस को अटैक करेंगे, है ना। तो इस टाइम पे यूएस डिसाइडेड टू एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब जापान बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस के एंट्री करने से तो सोवियत यूनियन घुस गया था जर्मनी में, बट यूएस के एंट्री करने से एक कंप्लीट डिफीट हो जाती है जर्मनी की और जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स डाल दिए जाते हैं और नागासाकी एंड हिरोशिमा, एंड विद दिस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड, राइट। अब बताओ समझ आया या सुनने में बस मजा आया? समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो गाइज अब हमने खत्म किया द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब ये सबसे ज्यादा भयंकर पार्ट है। समझ आ गया? वाह। नागासाकी और हिरोशिमा, कुछ और बोला क्या मैंने? थोड़ा समझ आया? अच्छा, तो गाइज ये थी इवेंट्स। व्हाट आर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इन दोनों ईयर्स के बीच में किस तरीके से जर्मनी के ऊपर इम्पैक्ट आया, कैसे ग्रेट डिप्रेशन हुआ, कैसे अल्टीमेटली हिटलर का राइज हुआ, कैसे उसने रिकंस्ट्रक्शन किया जर्मनी में, राइट। दैट इज ऑल वी डिड टिल नाउ। अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में आते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पर हम पढ़ेंगे कि जर्मनी में अल्टीमेटली नाजी क्रिमिनल, मतलब जो हम बोलते हैं ना नाजिज्म, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, इन सब का क्या मतलब है,
ठीक है। और अल्टीमेटली नाजीज को जब पूरा वॉर हुआ तो नाजीज को न्यूरेमबर्ग जो ट्राइब्यूनल थी उसने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि काफी लोग मारे गए। और ये सब कहानी की स्टोरी क्या है इसको आप लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हिटलर एस्टैब्लिश्ड द रेशियल स्टेट। रेशियल स्टेट या बोलो रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया मतलब परफेक्टनेस, ठीक है। रेशियल मतलब क्या होता है, मैं अपने आप को हटा रही हूँ 2 मिनट स्क्रीन से। रेशियल होता है जब हम बोलते हैं कि कोई भी कंट्री में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के से ज्यादा ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि रेशियल हायरार्की एस्टैब्लिश की गई हिटलर ने, जहां पर देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेबेंसरॉम। अच्छा, ये पार्ट डिलीट कर दिया आपके चैप्टर स्कूल में, वाह। लेबेंसरॉम, इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना गाइस, जब भी मैं बोलती हूँ नाजिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड व्यू, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, इसको हम लोग बोलते हैं नाजिज्म, ठीक है, राइट। चलो गाइस ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है ये पार्ट, 10-15 मिनट की बात है, समझ जाओगे तो हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन आता है यूजुअली कि नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, या हिटलर का लेबेंसरॉम जो एक कॉन्सेप्ट था उसका क्या मतलब है। तो नॉट अ लॉट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, बट इफ इट कम्स इट इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हिटलर थे उन्होंने एक हायरार्की, रेशियल हायरार्की बना दी थी अपने कंट्री में, जहां उन्होंने बोला कि टॉप पे है आपके ब्लू आइड जर्मन नॉर्डिक आर्यन। जैसे इंडिया में ना ब्राह्मण ऊपर शूद्रास नीचे, वैसे ही हिटलर ने बना दिया था, जहां पर उन्होंने बोला कि ये जो ब्लू आइड जर्मन नॉर्डिक आर्यन है, जो जर्मनी के आर्यंस है जिनके नाक बहुत शार्प है, कान बहुत ऐसे है, आंख बहुत सुंदर है वगैरह वगैरह, वो टॉप पे है। फिर सारे कलर्ड पीपल, इंडियंस हो गए, अलग कलर्ड पीपल मतलब जिसकी एथनिसिटी इधर उधर की है, वो कलर्ड पीपल। एंड लोएस्ट रंग पे, जैसे हम अनटचेबल बोलते हैं, वैसे उन्होंने बोला ज्यूज जो है वो लोएस्ट रंग पे है। ज्यूज को एक तरीके से एंटी रेस आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस बताया जाने लगा कि जो ज्यूज है ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है ना। एंड ज्यूज को एलिमिनेट करने के लिए 2 साइंटिस्ट के आइडियाज लिए गए। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने जो आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था कि अल्टीमेटली अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अगर आइस एज से हॉट एज है, जिसमें भी आते हैं, अगर लोग मर रहे हैं, अगर स्पीशीज मर रही है, तो हुएवर इज द फिटेस्ट विल सर्वाइव, है ना। तो वो तो नॉर्मल एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। वैसे ही डार्विन ने कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन दिया, नेचुरल सिलेक्शन, कि अगर जो है बिल्ली के 5 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा मर जाता है क्योंकि 5 बच्चे बहुत ज्यादा है ना, मतलब बीमार है एक बच्चा, तो ऐसे ही इवॉल्व होता है। डायनासोर जो है वो मर गए थे, पर छोटे छोटे जो लिजर्ड्स थे वो आज तक जिंदा है ना। तो ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। पर इन दोनों साइंटिस्ट के जो कॉन्सेप्ट थे उसको हिटलर ने थोड़ा ट्विस्ट करके अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज करने लगे। डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। डार्विन ने बोला कि नेचर खुद ही ऑटोमेटिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एवोल्यूशन होता है नेचुरली। बट हिटलर ने बोला कि नहीं, हमको डार्विन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए अबाउट एवोल्यूशन बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल पीपल हु वर द ज्यूज, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था दैट वाज लेबेंसरॉम या लिविंग स्पेस। हिटलर ने बोला, हिटलर का ये कॉन्सेप्ट था कि ही बिलीव्ड न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उन्होंने कहा हम जितना ज्यादा लैंड लेंगे उतना ज्यादा रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में होगी, राइट। ही सेड कि जहां भी जर्मन स्पीकिंग पीपल है स्पेशली, वो वाली लैंड हमारे अंदर होनी चाहिए। He said that it will also enhance the material resources and the power of the German nation. अगर लैंड और रिसोर्सेज हमारे अंडर है तो एज ए कंट्री हम बहुत पावरफुल होंगे। सो ही वांटेड टू टेक ओवर ईस्टर्न यूरोप एंड पोलैंड जो है इट बिकेम द लैबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे रेशियल सुप्रीमेसी के कि हम लोग ज्यूज को एलिमिनेट कर देंगे, ये ही वांटेड टू स्टार्ट इन पोलैंड फर्स्ट। तो व्हाट डिड ही डू, ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ रेशियल स्टेट, जहां पर उन्होंने बोला कि जो ज्यूज है, जिप्सीज है, ब्लैक्स है, रशियंस है, जर्मन्स है, दे विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल। मतलब उनको बोला जाएगा अनडिजायरेबल, हमें चाहिए ही नहीं।
और जो नाजीज है प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, प्योर और हेल्दी, जो बीमार है, जो उनको कोई ना कोई सिंड्रोम है, वो भी अनडिजायरेबल है। सिर्फ एक प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन है वही डिजायरेबल है, ठीक है। अब कोई चीज अनडिजायरेबल है, आपके घर में कोई कूड़ा है तो आप उसको संभाल के तो रखोगे नहीं, आप उसको डस्टबिन में डालोगे। वैसे ही देयर वाज अ रीजन व्हाई दे वर कॉल्ड अनडिजायरेबल्स, है ना, कि हमें चाहिए नहीं, हमें इनका डिजायर ही नहीं है। तो जिप्सीज एंड ब्लैक्स वर रेशियल इंफीरियर। जिप्सीज थे जो एक जैसे ट्राइबल्स होते हैं इंडिया में, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, है ना। रशियंस और पोल्स जो है दे वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, उनको ह्यूमन भी नहीं माना जाता था। रशियंस और पोलिश सिटीजन्स को जो है जब कैप्चर किया जाता था तो उनसे हार्ड लेबर कराया जाता था, बिना पैसे दिए काम कराया जाता था, स्लेवरी कराया जाता था। एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, यूथनेशिया प्रोग्राम, जहाँ पर पीपल काफी सारे जर्मन्स थे, नाजी जर्मन्स जो थे, आर्यंस जो थे, जो फिजिकली अनफिट थे, मेंटली अनफिट थे, जिनको कोई प्रॉब्लम थी या जो बहुत बूढ़े थे, उनको मार दिया जाता था, राइट। अरे ये क्या किया मैंने, जस्ट अ सेक। ओके, हाँ, now in this entire scenario it was the Jews who were the worst sufferers of Nazi atrocity, है ना। जो Jews थे the entire, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि why were Jews so hated। तो गाइस हिस्टोरिकली ही, मतलब ऐसा नहीं है कि नई चीज थी, हिस्टोरिकली ज्यूज को एक हेटेड कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब आप क्रिश्चियनिटी की स्टोरी सुनते हो तो आपने देखा होगा कि क्राइस्ट को जो है कील वील ठोक के उनको टॉर्चर किया गया और फिर वो he died and then he was reborn, वो सब कहानी है ना। तो किसने किया था? वो ज्यूज ने ही किया था। तो मेडिवल टाइम से ही अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए क्रिश्चियंस ने बोला कि ज्यूज विल नॉट बी अलाउड टू ओन लैंड, है ना। तो फिर जब लैंड नहीं ओन कर सकते थे तो ज्यूज ने अपना सर्वाइवल किया थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, है ना। तो किसी को पैसे की जरूरत है, पैसे देना, ट्रेड करना, इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करने लग गए। बट विद टाइम वो इन सब कामों से ही काफी अमीर हो गए सोसाइटी में, राइट। दे वर ऑल्सो, जहाँ पर ज्यूज रहते थे वो उसको घेटो बोला जाता था। जब एक ही कम्युनिटी के लोग एक जगह रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? घेटो। तो ज्यूज जो है वो एक जगह रहते थे, साथ में मिलके घेटो में रहते थे। अब हिटलर जो है जब वो पावर में आए तो ही ऑलरेडी हेटेड ज्यूज, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ज्यूज है ना इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डूब रही है, क्योंकि ये लोग मतलब एक तरीके से उसको ज्यूज, मतलब ऑल्दो ही वाज हाफ ज्यूइश हिमसेल्फ बाय द वे, है ना, बट उनको लगता था कि जो ज्यूज है बड़े अमीर है, ये इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे बोलने लगे कि इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ओनली वे टू रिमूव द ज्यूइश प्रॉब्लम इज थ्रू टोटल एलिमिनेशन। इनको जो है जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, राइट। तो अगर आप बिटवीन 1933 टू 1938 नाजी ने टेरोराइज किया, पॉपराइज किया मतलब पैसे ले लिए, गरीब कर दिया ज्यूज को, उनको सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया, फोर्स किया, दे लीव द कंट्री। अब उस टाइम पे जो लोग कंट्री छोड़ के चले गए, आई थिंक दे वर द लकीएस्ट, है ना। बिटवीन 1939 एंड 1945 हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा चल रहा है, उस टाइम पे जर्मनी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर गैस चेम्बर्स में, पोलैंड में फॉर एग्जांपल, काफी ज्यूज को मारा जाने लगा, राइट। जो पोलैंड है इट वाज डिवाइडेड, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पोलैंड का, दैट वाज एनेक्स्ड बाय जर्मनी। यहाँ पर पोलैंड के जो लोग थे उनको फोर्स किया गया टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स एंड देयर प्रॉपर्टी वाज ऑक्यूपाइड बाय जर्मन्स। जो आर्यंस थे दे ऑक्यूपाइड द हाउसेस ऑफ द पोलिश पीपल। जेनोसाइड होता है मास मर्डर, ठीक है, मास मर्डर करा जाने लगा ऑफ द नाजीज। पॉलिश जो सिटीजन्स थे उनको अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया गया और उनको भेजा जाने लगा इन जनरल गवर्नमेंट, मतलब जहां उनको भेजा जाने लगा था उस जगह का नाम हो गया था जनरल गवर्नमेंट, जहां गैस चेम्बर्स थे, घेटोस थे, और ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड। वाई इंटेलिजेंसिया क्यों मर्डर किया जा रहा था? क्योंकि हिटलर को पता था कि अगर कोई क्रांति आएगी तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काफी ज्यादा एक्टिविस्ट टाइप है, ये लोग ही क्रांति लाते हैं। तो दैट इज व्हाई ही किल्ड द पोलिश इंटेलिजेंसिया इन लार्ज नंबर,
उस टाइप पे जो पॉलिश बच्चे थे, जो काफी आर्यन जैसे दिखते थे, उनको अपनी माँ से स्नैच करके रेस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता था. इफ दे लुक्ड वेरी सिमिलर टू आर्यन, आर्यन पीपल, शार्प नोज, वेरी गुड ईयर्स, तो उनको जर्मन माँ को दे दिया जाता था कि तुम पालो. एंड इफ दे डिड नॉट, right, they were dumped in an orphanage to die. Imagine the amount of atrocity, right? This is one of the fright cars. ये इस टाइप की ट्रेन में जो है ज्यूज को डेथ चेम्बर में भेजा जाता था. Now there is a part in your book that talks about 3 steps to death. ठीक है, कैसे हिटलर ने स्टेप बाय स्टेप ज्यूज को एलिमिनेट किया. सबसे पहला आता है एक्सक्लूजन, है ना. वो क्या हिटलर ने थ्रू द न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप इन 1935. जो हिटलर है वो एक नया लॉ लाए, न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, जहां उन्होंने बोला कि सिर्फ जर्मन जो आर्यन पीपल है, जर्मन आर्यन पीपल, दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय सिटीजनशिप लॉज. फिर उन्होंने कहा कि कोई भी अगर शादी करता है ज्यू से तो दैट इज नो लॉन्गर अलाउड. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिटवीन, मतलब शादी के बाहर जो लवर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. ज्यूज जो है दे वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग. एक तरीके से बेदखल कर दिया ज्यूज को जर्मनी से, है ना, कि आप भैया हमारे सिटीजन नहीं हो, राइट. ज्यूज बिजनेसेस को बॉयकॉट करवाया गया. एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, ये बोला गया कि सरकारी जो सर्विसेज है वहां पर ज्यूज अलाउड नहीं होंगे. एंड दे वर फोर्स्ड टू सेल एंड कॉन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी. एक तरीके से बोला गया कि जो ज्यूज है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, मतलब उनका प्रॉपर्टी ले लिया गया, छीन लिया गया. The second step to death is ghettoization. एक बार एक्सक्लूड कर दिया ज्यूज को सिटीजनशिप से, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करने लग गए. कैसे? उनको बोला गया कि आपको येलो स्टार ऑफ डेविड जो एक तरीके के विलन है ना क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, तो उनको बोला गया कि जो येलो स्टार है डेविड का, वो आपको पहन के इधर उधर घूमना चाहिए पूरे टाइम, हर टाइम. यू शुड हैव योर पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन पेपर्स इन योर हैंड. फिर उनको ज्यूइश घरों में रखा, फिर उनको घेटों में रखा गया, अलग अलग एक जगह पे रखा गया. एंड फाइनली वी कम टू द थर्ड स्टेप एंड दैट इज एनिहिलेशन. एनिहिलेशन मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, राइट. एक बार ज्यूज को आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, एक जगह रख दिया, फिर उनको जो है डेथ, जो फैक्ट्रीज है, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है, उसमें ट्रेन में ले जाने लगे, राइट. From places like Belzec, Auschwitz, etc., they were brought and charred in gas chambers. उनको gas chamber में जला दिया गया. And mass killings took place in minutes with scientific precision. You know, बहुत आसान नहीं है काफी लोगों को मारना, right? Bodies होती है, उनको dispose करना होता है, but हिटलर ने यहाँ पर भी साइंस लगाई. And with proper scientific precision, he killed a large number of people, right? अच्छा, यहाँ पर आपकी पार्क बेंच है that talks about for Aryans only. This is a sign that declares that this North Sea bathing resort is free of Jews. इस टाइप का वहाँ पर साइंस लगाया जाता था, है ना. This is all I have to sell. Men and women were left with nothing to survive in the ghettos. तो काफी उनका प्रॉपर्टी ले लिया गया. कभी कभी लोग भागने की भी कोशिश करते थे, but the concentration camps were surrounded by live wires. आप लोग मर जाते थे by electric current. These are piles of clothes outside the gas chamber. So people would remove their clothes before going into the gas chamber. So these are the clothes. इस तरीके के concentration camps होते थे. Shoes were taken away from prisoners before the final solution. ये concentration camp है, which a camera can make even a concentration camp look beautiful, है ना. तो इसलिए कैमरा की बात पे मत जाओ, शीशे को मानो, है ना, कैमरा को नहीं. चलो अब हम आते हैं यूथ इन जर्मनी. तो हिटलर को जो है ना यूथ में बड़ा इंटरेस्ट था. आप कहोगे मैम क्यों, हम में इतना इंटरेस्ट हुआ, हम भी तो यूथ है. क्योंकि गाइस जैसे आप लोग ना जो हो, आपको जैसे पढ़ाओ आप वैसे बड़े हो जाते हो. If I scream at you, if I show you violence, you will grow up to become a violent person. But if I teach you something good, and you know everyone in your family, school teachers, tuition teachers, सब आपको कुछ अच्छा पढ़ाएंगे तो आप बड़े होके अच्छा ही सोचोगे. वैसे ही हिटलर जो है, he was fanatically, मतलब on the point of madness, he was interested in the youth of the country. वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे अपनी नाजी आइडियोलॉजी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर में इन बच्चों को कंट्रोल करना, जब ये बड़े हो जाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए.
He wanted to build a strong Nazi country. तो all schools were cleansed and purified. ये terms use किए गए, purification of the school. शुद्धिकरण कैसे करना है, सारे जो Jews है स्कूल के उनको dismiss कर दिया जाएगा स्कूल से. जो बच्चों को segregate किया गया, segregate मतलब separate किया गया between desirable good German children and undesirable मतलब खराब बच्चे जैसे Jews हो गए, physically handicapped बच्चे हो गए, gypsies हो गए. फाइनली 1940s को छोटे छोटे बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मार दिया गया. दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ज्यूज, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ बच्चे हंस रहे हैं, हा 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 कर रहे हैं, और यहाँ जो बाकी बच्चे हैं जो ज्यूइश बच्चे हैं उनको स्कूल से निकाला जा रहा है, राइट. यहाँ पर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ऐसे 6 नंबर इस तरीके की नाक होती है ज्यूज की. आई थिंक मेरी भी 6 नंबर जैसी है, राइट. तो नाजी स्कूलिंग इस तरीके की थी कि जो जर्मन चिल्ड्रन था उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी. आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या होती है कि किस तरीके की थॉट्स होती है नाजिज्म में, किस तरीके के विचार होते हैं, वो बच्चों को सिखाया जाता था. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, है ना. साइंस इंट्रोड्यूस कराई गई टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस. जैसे आजकल हम हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ रहे हैं, डार्विन पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने एक्चुअल साइंस लिखी, उसको मैनिपुलेट करके इस तरीके से साइंस लिखा गया. इसलिए साइंस भी पॉलिटिकल है, सब में पॉलिटिक्स आ सकती है ना. तो साइंस को इस तरीके से पॉलिटिकल किया गया दैट जो हिटलर की कॉन्सेप्ट ऑफ रेस था उसको साइंटिफिक बता दिया. होता है इसमें क्या साइंस है, हम क्यों माने, इसमें भी साइंस है कि आप नाजी जो है वो ज्यूज को मार सकते हैं, राइट. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, hate Jews and worship Hitler. बच्चों को बोला गया कि देखो तुम्हें लॉयल होना है, सबमिसिव होना है, नीचे हमेशा आंख नीचे करके बात करनी है हिटलर के बारे में. प्लस उनको अग्रेशन सिखाया गया, वायलेंस सिखाया गया स्पोर्ट्स के थ्रू, सो दैट दे कुड व्हेन दे ग्रो अप बी अ पार्ट ऑफ द बैटल, बी अ पार्ट ऑफ द वॉर. हिटलर को लगता था कि बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना चाहिए सो दैट दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, राइट. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या क्या यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आई इन नाजी जर्मनी. तो आप कहोगे कि ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, है ना. अगेन हिटलर को लगता था कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा दोगे तो बड़े होकर उन्हें कंट्रोल करना बड़ा आसान है. तो 10 साल के जो छोटे बच्चे थे, एनी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years वर सपोज्ड टू जॉइन द जंग वॉक, ठीक है. वैसे ही जो 14 साल के बच्चे थे दे हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाने लगा. वहां पर बच्चों को सिखाया जाता था टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई अग्रेशन, कंडेम डेमोक्रेसी, हेट ज्यूज, हेट द जिप्सीज एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल. कि जिप्सीज ज्यूज वगैरह वो अनडिजायरेबल है ना. वैसे ही एक लेबर सर्विस इंट्रोड्यूस कराई गई जहां पर जो 18 साल के बड़े हैं they could join any Nazi organization and start their own ideological and physical training. तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजायरेबल बच्चे हैं दैट हिटलर वांटेड टू बी मल्टीप्लाइड. वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा औरतें जो है बच्चे पैदा करें. यहाँ पर द जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर ब्रॉट टू, अच्छा ये है यही यूरोप से लाया गया टू एनेक्स्ड पोलैंड फॉर सेटलमेंट. यहाँ पर भी मम्मी ने स्वास्तिक का फ्लैग ले रखा है. ज्यूइश बच्चे हैं जिनको लाया गया टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स टू बी गैस्ड, राइट. क्यूट है क्या बच्चे. जिप्सी कौन होते हैं, जिप्सीज आर पीपल हु आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग छोटे छोटे आइटम्स, है ना. उनका कोई वो नहीं होता जैसे ट्राइबल्स होते हैं इंडिया में, ठीक है. ऑलराइट, अब आता है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. तो माँ के ऊपर भी हिटलर ने एक आइडियोलॉजी बना दी. उन्होंने कहा कि मेन एंड वुमेन कैन नेवर बी इक्वल, है ना. जो भी बोलते हैं मेन एंड वुमेन आर इक्वल वो जो है अपने समाज को खराब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लड़कों को होना चाहिए अग्रेसिव, स्टील हार्टेड और मैस्कुलिन, और लड़कियों को होना चाहिए गुड मदर्स. उनका काम है माँ बनना और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करना और बड़ा करना, है ना. उन्होंने बोला कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उनको मैं अवार्ड दूंगा, एंड they should stay away from Jews, they should teach their children Nazi values, right. However, in Nazi Germany all mothers were not treated equally. जो औरतें रेशियली डिजायरेबल बच्चे पैदा करती थी, सुंदर बच्चे पैदा करती थी, उनको अवार्ड दिया जाता था.
और जो माओ ने अगर लेट्स से ज्यू के साथ कोई बच्चा कर लिया तो दोज वुमेन वर पनिश्ड। किस तरीके का अवार्ड्स दिए जाते थे? तो अगर आपने 5 बच्चे पैदा किए, 10 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे पैदा किए तो आपको ब्रॉन्ज अवार्ड मिलेगा, 6 बच्चे पैदा किए तो सिल्वर अवार्ड मिलेगा, 8 बच्चे पैदा किए तो गोल्ड अवार्ड मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा शॉप्स में, थिएटर टिकट में, रेलवे फेयर्स में, है ना। But if you deviated from the prescribed code of conduct, if you talked towards you, if you did not teach your children proper Nazi values, तो आपको पनिश किया जाता था। If you had contact with Poles या Russians या Jews, तो आपको परेड किया जाता था on the road with shaved heads, blackened faces and placards and around their neck that said, I have sullied the honor of the nation। मतलब मैंने अपने देश की इज्जत उछाल दी, राइट। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, काफी लोगों को जेल सेंटेंसेस भी दिया जाता था, और उनके हस्बैंड और फैमिली सबकी जो एक बेसिक सिविक ऑनर है उसको वापस ले लिया जाता था, एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। अब क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड द असाइन्ड रोल फॉर वुमेन बाय द नाज़ीज हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। तो आप यही बता सकते हो कि कैसे एक प्रोपोगेंडा हुआ जहां वुमेन वर टॉट टू बी गुड मदर्स एंड टीच देयर चिल्ड्रन टू बी बेयरर्स ऑफ नाजी कल्चर, राइट। एक मिनट में अपने आप को हटा देती हूँ। अब लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा क्या होता है? प्रोपोगेंडा होता है व्हेन यू मैनिपुलेट लैंग्वेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिटलर जो है सबके सामने बोलना कि हाँ हम सारे ज्यूज को उठा के कॉन्सेंट्रेशन में कैंप्स में डाल के जला देंगे। ऑब्वियसली मेनी पीपल वुड हैव प्रोटेस्टेड, बट हिटलर वाज वेरी स्मार्ट। ही स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं किए, किल, मर्डर, ही डिड नॉट यूज वर्ड्स लाइक दैट। इंस्टेड ही यूज्ड वर्ड्स लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया। यूथनेशिया मतलब डिसेबल्ड लोग हैं बेचारे, वो वैसी अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, लेट अस यूथनाइज देम, है ना। सिलेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, ऐसे वर्ड्स यूज करने लग गए। वैसे ही व्हेन ही वाज डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेंबर्स, द वर्ड दैट वाज यूज्ड वाज इवैक्यूएशन। इसको प्रोपोगेंडा ही कहेंगे, जहां पर आप वर्ड्स के ऊपर प्ले करके लोगों को बुद्धू बना रहे हो। वैसे ही गैस चेंबर्स की जगह क्या वर्ड यूज किया जाता था? डिसइंफेक्शन एरियाज। बल्कि वहां पर ये क्या कहते हैं, शावर भी बनाए गए थे जिससे लोगों को लगे कि हाँ तो लोग साफ होने जा रहे हैं, बट एक्चुअली वहां से गैस निकलती थी, किलिंग गैस, जो लोगों को मार देती थी, राइट। वैसे ही मीडिया को यूज किया जाने लगा टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम, टू विन सपोर्ट फॉर हिटलर एंड पॉपुलराइज हिज आइडियाज, राइट, थ्रू फिल्म, रेडियो, स्लोगन्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा। जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, उनके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा होने लगा कि ये जो लोग हैं ये देश को बर्बाद कर देंगे, ये जो लोग हैं ये फॉरेन एजेंट्स हैं जो फ्रांस और ब्रिटेन ने भेजा है हमको बर्बाद करने के लिए, है ना। ज्यूज के अगेंस्ट जो है मूवीज बनाई जाने लगी कि ये जो ज्यूज, मूवीज में क्या होता था, एक जैसे ज्यू, एक मूवी है द इटर्नल ज्यू, वहां पर दिखाने लगा कि जो ज्यूज है इनकी बहुत बड़ी बियर्ड होती है, पूरे टाइम जो है ये गंदे रहते हैं, ये गंदे काम करते हैं। तो दे स्टार्टेड बीइंग रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हो कि देयर इज अ पिक्चर, यहाँ पर एक ज्यू दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि कैसे जो है मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज। पैसों के लिए ज्यूज जो है कुछ भी करेंगे, एंड पैसा कमा के जब वो बड़े से उसने पता नहीं किन किन चीजों से पैसा कमाया और फाइनली वो पैसों की गड्ढी पे बैठा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाजी पार्टी पोस्टर है जहां पर हिटलर कह रहे हैं कि वी नीड फ्रंटलाइन सोल्जर्स। वैसे ही यहाँ पर नाजी इज अपीलिंग टू द फार्मर्स कि जो फार्मर्स है यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट कैपिटलिज्म, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट बोल्शेविक्स, तो तुम हमारे साथ हो, राइट। तो इस टाइप का एक माहौल बना दिया था जर्मनी में। अब क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मीडिया बाय नाजीज टू पॉपुलराइज देयर आइडियोलॉजी इन जर्मनी। अब आप वो आंसर लिख सकते हो कि कैसे लीफलेट्स यूज किया गया, कैसे मूवीज जैसे द इटर्नल ज्यू वगैरह वगैरह, जो अभी हमने पूरी स्लाइड की थी, दैट यू कैन यूज एज द आंसर, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसका मतलब क्या ये है कि जर्मनी में उस टाइम जो भी लोग थे सब लोग नाजी थे? तो नहीं, देयर वाज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल हु वर सपोर्टर्स ऑफ हिटलर, जो जिनमें एक गुस्सा और एंगर आ गया था अगेंस्ट द ज्यूज।
जिन्हें लगता जो उनके नेबर्स थे ना, जो सालों से वो नेबर्स को हाई खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे उनके साथ, उन्हीं नेबर्स को उन्होंने जेल में डलवा दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डलवा दिया था, राइट। हाउ एंड दे ट्रूली बिलीव्ड कि जर्मन नेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम ज्यूज को एलिमिनेट कर देंगे। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक तरीके से नाजिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए, बीइंग जर्मन्स, है ना। जैसे अगर आपने डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ी है तो उसमें भी है, राइट। A large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. आज भी हमारे देश में अगर कुछ होता है ना, कुछ भी होता है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो काफी टाइम हमें बुरा लगता है पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यार हम नहीं चाहते हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। तो वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा था कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बट दे थॉट दैट इफ वी से एनीथिंग तो हमारी फैमिली मरेगी, तो लोग चुप थे। दे वर टू स्कैर्ड टू डू एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई दे लुक्ड अवे, है ना। अब सोचो ये प्रोपोगंडा जो हिटलर ने शुरू किया वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ज्यूज भी बिलीव करने लग गए कि हाँ यार हमारी हुक्ड नोज है, हाँ यार हम तो बड़े बुरे हैं, एंड इतना ज्यादा कि बहुत सारे ज्यूज ने अपनी खुद की जान ले ली बिफोर दे इवन रीच्ड द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। यहाँ पर एक बुक है कॉल्ड द थर्ड रेच ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर जो शार्लेट बेराट है, शी स्टार्टेड जो ज्यूज को ड्रीम्स आते थे अबाउट हैविंग अ हुक्ड नोज, अबाउट बीइंग ईटन बाय रैट्स, वर्मिन, वो लिखने लग गई अपनी किताब में। दैट शोज अस कि हिटलर की जो स्ट्रैटेजी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट इट नॉट ओनली इम्पैक्टेड द जर्मन पीपल बट ऑल्सो द ज्यूज देमसेल्व्स, राइट। अब क्वेश्चन आता है नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। नाउ गाइस, आप बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि हमने कुछ किया क्यों नहीं जब इतना भयंकर हो रहा था जर्मनी में। तो जब हिटलर ने ये सब काम शुरू किया, पोलैंड में एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया, देन द वर्ल्ड हैड नो आइडिया दिस वाज गोइंग ऑन। तब इतना ज्यादा सोशल मीडिया तो था नहीं, है ना। तो इंफॉर्मेशन ट्रिकल आउट होने लगी इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द रेजिम। जब वॉर खत्म हुई, है ना, when the war ended, that is when the Jews actually told the world what they suffered. एक घेटो में जो जू रहता था उसने बोला कि I just want to live half an hour after the war ends, so that मैं लोगों को बता पाऊं, दुनिया को बता पाऊं कि हमारे साथ हिटलर ने क्या किया, राइट। यहाँ पर यू कैन सी कि अच्छा जब वॉर खत्म हुई तो लोग ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी, अपनी लाइफ की कहानी लिखी, उसको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की बाय पुटिंग इन कंटेनर्स लाइक दिस, एंड मिल्क कंटेनर है उसमें डाल के धरती में खोद के छुपाया, विच वॉज लेटर डिस्कवर्ड इन 1950, राइट। दिस शोज हाउ मच पीपल वांटेड द वर्ल्ड टू नो व्हाट दे सफर्ड, है ना। जो नाजी लीडरशिप थी, जैसी वॉर खत्म हुई, जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिले उस पे पेट्रोल डाल के वो जलाने लग गए, सो दैट द वर्ल्ड नेवर नोज व्हाट हैपेंड इन जर्मनी। However, you cannot hide the truth in life. याद रखना गाइस, no matter what, सच को आप कभी नहीं छुपा सकते, है ना। तो हॉलोकास्ट, इसको ही हॉलोकास्ट बोलते हैं, ज्यूज के मास मर्डर को, परसिक्यूशन को हम हॉलोकास्ट बोलते हैं। उसकी जो मेमोरीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, दे कंटिन्यू टू बी टॉक्ड अबाउट इवन टुडे इन द वर्ल्ड। आज भी हम बोलते हैं कि जो लोग सफर किए और जो लोग चुपचाप देखते रहे, उनका भी एक दिन टाइम आ सकता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल कि हमारे देश में ऐसा ना हो, राइट। डेनमार्क जो है सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। डेनमार्क ने अपने ज्यूज को सीक्रेटली एक बार रेस्क्यू किया था। Why was Nazism considered to be a negation of both democracy and socialism? तो आप इस बोल सकते हो कि नाजिज्म जो है ना ही वो डेमोक्रेटिक बन पाया क्योंकि हिटलर जो है वो डिक्टेटर थे, और ना ही उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने जो लोएस्ट जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी उनको हेल्प की, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, राइट। ज्यूज आज भी इंडिया में है, साउथ इंडिया में। अच्छा, तो गाइज आई होप अब आपको चैप्टर एटलीस्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। अच्छी तरीके से समझ आ गया तो जल्दी से थम्स अप दे दो इस वीडियो को, वहीं पर थम्स अप का ऑप्शन है, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब आते हैं हम वी क्विज में। अब गाइस वी क्विज हम लोग लाइव नहीं करेंगे, मैंने ऑन डिमांड रखा हुआ है। तो ऑल यू नीड टू डू इज गो टू www.vquiz.in और आप कोड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। अगर आप कोड डालोगे 228216 का, you will be able to enter the quiz. 5 से 6 क्वेश्चन है उसमें, do the questions and let me know your score in the comment section below.
आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल सोशल स्टडीज विद सुरभि, ये उसका लिंक है, ठीक है। Alright, and that is it. I hope you liked today's session, guys. This was a one shot of the entire chapter Nazism and Rise of Hitler. किसी और chapter का चाहिए तो do let me know in the comment section below and I'll do it. Bye bye. Have an amazing day. Thumbs up देना मत भूलना and subscribe to the channel.